अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 से बिहारी के दोहे। वैसे हम जूम लाइव जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें तो ये पूर्ण होने को आया है, कई क्लास में पूर्ण हो चुका है। ये यूट्यूब पर इसलिए रख रहा हूँ कि जिन बच्चों ने किसी कारणवश लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं हो पाए हैं वे यूट्यूब पर जाकर इस वीडियो के ज़रिए हिंदी में आगे अभ्यास कर सकें। ये उन बच्चों के लिए भी है जो जूम में ठीक से आवाज़ सुन नहीं पाए हो, लेट से जुड़े हो या एक बार में समझ में नहीं आया हो, वो ये वीडियो देखकर शब्दार्थ भावार्थ सुनकर समझ सकते हैं। तो हम लेते हैं कि बिहारी के दोहे। अब बिहारी का थोड़ा परिचय मैं आपको दे देता हूँ कि उनका जन्म 1595 में हुआ था और मृत्यु 1663 में, मतलब 1595 में जन्म हुआ, 1663 में उनकी मृत्यु हुई, देहांत हुआ। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी उनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम जी के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर उनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। रसिक मतलब कि रोमांटिक। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। विनोदी मतलब मजाक करना ऑलवेज, व्यंग मतलब कटाक्ष में कुछ ना, शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कह देना। 1663 में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सत्सय उपलब्ध है, जिनमें लगभग उसके 700 दोहे संग्रहित है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। लोक ज्ञान मतलब सामाजिक दृष्टि से उन्हें बहुत नॉलेज था, और शास्त्र ज्ञान मतलब संगीत की बहुत ऊंची उन्हें समझ थी, और उसके साथ साथ काव्य गान मतलब के साहित्य में, कविताओं में भी उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। रीति का भी उन्हें भरपूर ज्ञान था। उन्होंने अधिक वर्ण्य सामग्री श्रृंगार में ही लिखी। रीति मतलब रोमांस में ज़्यादातर उन्होंने अपनी रचनाएं रोमांस पर लिखी है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसीलिए नायक नायिका एवं नायिका की वो चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर यह है कि वह साहित्यिक है। साहित्यिक मतलब शुद्ध ब्रज। जैसे हम मानक हिंदी हम पढ़ते हैं, पहले आप हिंदी से पहले भारत में 3 तरह से हिंदी बोली जाती थी, ब्रज के रूप में, अवधि के रूप में और खड़ी बोली के रूप में। बाद में ब्रज और अवधि को पीछे छोड़कर खड़ी बोली ने अपना व्याकरण का विस्तार किया, और इतना विस्तार किया कि आज की जो हिंदी बोली है वो कल की कही जाने वाली खड़ी बोली है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। अब दोहे से शुरुआत करता है। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीटू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े मतलब सोहत शब्द का अर्थ है अच्छा लगना, पीटू मतलब पीला, पटु मतलब कपड़ा, नीलमणि सैल मतलब नीलमणि पर्वत, आतपु मतलब धूप। के सोहत ओढ़े के पीला वस्त्र ओढ़ते हैं। किसकी बात कहे कि श्याम श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते हैं, पहनते हैं। सलोने गात, गात मतलब शरीर, पीले वस्त्र में उसका शरीर वो बहुत सुंदर दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? नीचे की पंक्ति में लिखा है, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पड़ियो प्रभात। जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रभात सुबह सवेरे जब धूप पड़ती है और वो सुनहरे धूप में बदल जाता है, नीलमणि पर्वत जैसे सोने का लग रहा है, सुनहरी धूप दिखाई देती है, उसी तरह सुनहरी धूप पड़ने पर नीलमणि पर्वत जैसा लगता है, वैसे ही पीले वस्त्रों में श्री कृष्ण का शरीर दिखता है। आगे
कहलाने एकत बसत कहीं मयूर मुग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। शब्दार्थ आपको समझा देता हूँ। अही मतलब सांप, तपोवन मतलब जहाँ तपस्वी तप करते हो वहाँ, दीर्घ दाग मतलब वो तो नीचे वाले इसमें आएगा। अरे दीर्घ दाग मतलब प्रचंड गर्मी, और निदाद मतलब ग्रीष्म ऋतु। चलिए, कहते हैं कि जब ग्रीष्म ऋतु हो, ग्रीष्म मतलब समर, समर में जो जेठ की धूप होती है ना, जो गर्मी, वो सबसे ज़्यादा होती है। जब हमारा छुट्टी हो जाती है, गर्मियों की छुट्टी होती है ना स्कूलों में, उस समय को कहते हैं कि कहा जाता है कि उस समय की गर्मी ऐसी है कि बीमारी का कारण बन सकती है, इसलिए उसी टाइम हमें छुट्टी दी जाती है बच्चों को, ताकि वो घर में रहे और सुरक्षित रहे। तो कि कहलाने एकत बसत अहीं मयूर मृग बाग। अहीं जैसे कुदरती तौर पर अहीं मतलब सांप और उसका दुश्मन है मयूर मतलब मोर। मोर सांप को मार देता है देखते ही। मृग मतलब हिरण और बाघ मतलब टाइगर। मृग को शिकार कौन करता है? बाघ। अब एक दूसरे से कुदरती तौर पर जो दुश्मन है वो भी यहाँ एक होकर रहते हैं, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत है कि पानी पीने की जगह पर एकदम शांत होकर अपना समय व्यतीत करते हैं। गर्मी इतनी हो रही है। कहलाने एकत बसत अहीं मयूर मृग बाग, कह के यहाँ एक साथ रह रहे हैं। वो सांप है या मोर है, हिरन है या बाघ है। क्यों? कि जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निगाह। जैसे तपोवन हो, जहाँ तपस्वी तप करते हैं, वहाँ जानवर भी उनसे प्रभावित होकर एक दूसरे का शिकार नहीं करते हैं, पर ये गर्मी की वजह से ये जो प्राणी हैं एक दूसरे के दुश्मनी छोड़कर सिर्फ पानी पर फोकस करते हैं, छाँव पर फोकस करते हैं और वो शिकार नहीं करते हैं। इसीलिए बिहारी कहते हैं जैसे ऐसी परिस्थिति आ गई है ग्रीष्म ऋतु की अत्यंत गर्मी में, सांप का शिकार न मोर कर रहा है, हिरन का शिकार न बाघ कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तपस्वी भूमि हो, तपोवन हो, जहाँ तपस्वी तप करते हो वैसा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहुनु हसे दैन कहे नटी जाए। बतरस मतलब बातें करना, लालच मतलब बातें करने की लालच, बतियाना। लाल की मुरली, लाल मतलब कृष्ण, कृष्ण की मुरली, धरी लुकाई मतलब छुपा दी है। अरे सौह करे मतलब सौगंध खाते हैं। बहुनु हंसे, पर फिर भी ये जो बहु है जिसे भ्रमर बोलते हैं, वो ऊपर नीचे करके एक दूसरे से इशारे से बात करते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने गलत सौगंध खाई है। दैन कहे नटी जाए, पूछने पर इनकार कर देती है। भावार्थ ये है कि गोपियाँ से कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली छुपा देती है। जब कृष्ण के द्वारा पूछा जाता है कि मेरी मुरली कहाँ है, तो सौगंध खाती है, सौगंध खाती है कि मैंने नहीं ली है। पर भ्रमर से एक दूसरे से इशारे से बात करती है, ताकि पता चलता है कृष्ण को नहीं, इन्हीं नहीं ली है, पर पूछने पर फिर से मुकर जाती है। आगे, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननी सब बात। तो कहत मतलब कहना, नटत मतलब इनकार करना, रिजत मतलब प्रसन्न हो जाना, खिजत मतलब गुस्सा होना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब खिल जाना, लजियात मतलब शर्मा जाना। भरे भवन में, भवन मतलब भवन, घर, भरा हुआ मतलब लोगों से भरा हुआ है। भरे भवन में करत है नैननी सब बात, घर भरा हुआ है, उसके बीच भी नायिका और नायिका आंखों से बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नायक और नायिका घर में है, घर पूरा परिवार से भरा हुआ है, पूरा भवन भरा हुआ है। अब वो प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप नहीं कर सकते, इसलिए आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। तो नायक आंखों ही में नायिका को पूछता है, नायिका इनकार करती है, उस पर नायक प्रसन्न हो जाता है। इनकार पर भी प्रसन्नता होकर वो खींच जाती है। कौन? नायिका गुस्सा हो जाती है और आंखें हटा लेती है। फिर दोनों की आंखें मिलती है, दोनों की आंखें मिलती है तो फिर दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और दोनों शर्मा जाते हैं।
ऐसे आंखों ही आंखों में बात वो कहाँ कर रहे हैं? पूरे भवन में, जहाँ लोग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, जहाँ वो एक दूसरे से बात कर रहे नहीं हैं, क्योंकि सामाजिक जो बंधन है वो उन्हें बांधे रखता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बिहारी के 4 दोहे देखे जिसमें श्रृंगार रस की अधिकता है, जिसमें श्रृंगार रस की अधिकता है। हम देख सकते हैं कि बिहारी जी कितने कम शब्दों में कितना विशाल मात्रा में हमें मैसेज देते हैं। इसीलिए इनके दोहे के बारे में कहा गया है कि देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, कि दोहे छोटे हैं पर उसका अर्थ बहुत विशाल है। तो आने वाले वीडियो में बाकी जो 4 दोहे बचे हैं उसका हम भावार्थ देखेंगे। आपका दिन शुभ रहे, मुझे दुआ में याद करना। अल्लाह हाफिज़।